तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके सोशल साइंस का टीचर आदि सर आप सभी सम्मानित विद्यार्थियों को आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे हृदय रूपी भावों से नमस्कार और प्रणाम करता हूं। स्वागत करता हूं साथियों आज के नए सेशन में। आज के नए सेशन में साथियों बहुत खास होने वाला है। हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। क्या होने वाला बाबू? लेक्चर नंबर 4 होने वाला है आपका। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं उन सभी भाइयों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। वर्ग 10 का इतिहास है सर। अध्याय पहला यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का ये चौथा लेक्चर है सर। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विक्टर इमैनुअल तथा काउंट काबूर की महत्वपूर्ण इटली के एकीकरण में विक्टर इमैनुअल तथा काउंट काबूर का योगदान। कल के क्लास में हम मेजनी का योगदान पढ़े थे। आज पढ़ेंगे विक्टर इमैनुअल तथा काउंट काबूर का योगदान। आगे देखिए विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया पीडमाउंट के शासक और राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। जो विक्टर इमैनुअल था बाबू वो सार्डिनिया पीडमाउंट जो क्या था, जर्मनी का एगो क्या था बाबू, एगो बहुत बढ़िया राज्य था, बहुत अच्छा राज्य था। उसी राज्य क्या था बाबू, इस शासक था और राष्ट्रवादी विचारधारा के क्या था बाबू, समर्थक था। आगे कह रहा है कि विक्टर इमैनुअल ने इटली के एकीकरण के उद्देश्य से काबूल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यानी कि सार्डिनिया पीडमाउंट का जो शासक होता है विक्टर इमैनुअल सर, वो इटली के एकीकरण करने के उद्देश्य से जो एक बहुत अच्छा जो व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है काउंट काबूर। क्या नाम होता है बाबू? काउंट काबूर को यह क्या करता है बाबू, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। क्या कर नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री क्या करता है बाबू? नियुक्त करता है। किसको? तो काउंट काबूर को। काउंट काबूर को जब क्या करता है बाबू, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तब 1853 में। कब? 1853 में वो युद्ध होता है, क्रीमिया का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है बाबू? क्रीमिया का युद्ध होता है। और क्रीमिया के युद्ध में काबूल ने फ्रांस की मदद की तथा युद्ध की समाप्ति के बाद 1856 में पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर हो गए। देखिए 1853 ईस्वी में सर क्रीमिया का युद्ध होता है। इस युद्ध में काउंट काबूर जो होता है फ्रांस की क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है बाबू? मदद करता है। और जब यह मदद फ्रांस का जब मदद करता है क्रीमिया के युद्ध में, तो क्रीमिया का युद्ध जैसे ही समाप्त होता है तो 1856 में क्या करता है, फ्रांस की जो राजधानी है बाबू पेरिस में वो संधि होता है। और उस संधि में क्या करता है बाबू, ये हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर करने के बाद जिसमें फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय ने आवश्यकता पड़ने पर इसकी इटली को सैन्य सहायता देने का वचन करता है। देखिए 1853 में होता है सर क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध में फ्रांस का मदद करता है कौन? विक्टर इमैनुअल। काउंट काबूर कौन करता है बाबू? काउंट काबूर का क्या करता है बाबू, तो फ्रांस की मदद करता है। और जब फ्रांस की मदद कर देता है बाबू काउंट काबूर, तो 1856 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में वो संधि होता है। और उस संधि में क्या करता है बाबू, काउंट काबूर हस्ताक्षर करता है। और यह बताता है, हस्ताक्षर करता है जिसके तहत हस्ताक्षर करता है और शपथ होता है, दोनों के बीच एक समझौता होता है। और इस समझौता के तहत नेपोलियन तृतीय जो होता है बाबू, फ्रांस का जो तत्कालीन राष्ट्रपति होता है नेपोलियन द्वितीय, यह बाबू आश्वासन देता है, यानी कि कहता है, विश्वास देता है, कहता है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम अपनी इटली को बाबू क्या करेंगे, अपना सैन्य शक्ति देंगे। क्या देंगे बाबू? सैन्य शक्ति देंगे। इटली के एकीकरण के लिए हम क्या करेंगे, अपना सैन्य शक्ति देंगे। कौन कहता है? नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय कौन था बाबू? तो फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति था। आगे कह रहा है कि फ्रांस की सहायता से काबूल ने 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। क्या किया? युद्ध छेड़ दिया। कब? फ्रांस की सहायता से। जैसे ही फ्रांस की सहायता मिल जाता है बाबू किसको, काबूल को, तो क्या करता है 1859 ईस्वी में क्या करता है बाबू, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ देता है। लेकिन फ्रांस इस युद्ध से पीछे हट गया। युद्ध के पीछे हटने के कारण प्रासा के युद्ध में ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को सहायता करने का वचन दिया था। देख भाई, बहुत सारा रोटियां बेली गई, बहुत सारे खेल, बहुत सारा रचना क्या किया गया,
जाल बिछाया गया। जब फ्रांस की सहायता से बाबू काउंट काबूर जो होता है बाबू 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या करता है, युद्ध छेड़ देता है। क्या करता है बाबू, युद्ध छेड़ देता है। जब युद्ध छेड़ जाता है तो अभी क्या करता है, फ्रांस जो होता है बाबू इस युद्ध से पीछे हट जाता है। क्या होता है बाबू, इस युद्ध से पीछे हट जाता है। और युद्ध से बाबू जब पीछे ही हट जाता है कौन, फ्रांस जब युद्ध से पीछे हट जाता है तब ऑस्ट्रिया कहता है कि अगर आप इस टाइम हमारे खिलाफ युद्ध से पीछे हट गए और काउंट काबूर की मदद करना छोड़ देते हैं तो आपके अगर फ्रांसा के बीच, फ्रांस और फ्रांसा के बीच जब युद्ध होगा तो हम फ्रांसा का समर्थन न दे करके हम समर्थन देंगे किसको, फ्रांस को। तो फ्रांस क्या करता है, जिसके कारण ये पीछे हट जाता है। और पीछे जब हट जाता है तो युद्ध से पीछे हटने के कारण फ्रांसा के युद्ध में जो बाबू ऑस्ट्रिया क्या करता है बाबू, फ्रांसा के खिलाफ बाबू, यहाँ पे एक सेडन, क्या होगा बाबू, सेडन के युद्ध में बाबू, सेडन के युद्ध में ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को क्या किया, सहायता करने का वचन दे दिया। क्या किया बाबू, सहायता देने का वचन दे दिया। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि काबूर की सहायता करना फ्रांस के लिए काफी खर्चीला था। यानी कि काबूर जो बाबू काबूर बाबू क्या करता, काबूर की सहायता अगर फ्रांस करता था तो उसके लिए क्या था, काफी खर्चीला था। इटली का एकीकरण होना फ्रांस को उचित नहीं लग रहा था। देखिए, एक तरफ अगर जब काउंट काबूर की मदद कर रहा था कौन, ये फ्रांस, तो उसको क्या लगता था, सबसे ज्यादा खर्चीला लगता था। और उसके बाद से जो है बाबू इटली का एकीकरण होना फ्रांस को अच्छा नहीं लगता था। और एगो पड़ोसी चाहेगा क्या, एगो पटीदार बाबू कबू ना चाहेला कि ओकर पटीदार आगे बढ़ो, काहे, जलन के भावना से। तो फ्रांसवा कबू ना चाहो कि इटली के का होखे, एकीकरण होखे। इटली के अगर एकीकरण हो जाई तो फ्रांस के का करी बाबू, दाब दी। क्या करी, दाब दी माने पीछे छोड़ दी। तो देखिए, इटली कमजोर हो गया, जिसके चलते इटली क्या हो गया, जो कमजोर हो गया। और इटली और ऑस्ट्रिया के बीच इटली और ऑस्ट्रिया के बीच क्या होता है, ज्यूरिख की क्या होती है बाबू, संधि हुआ। संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार ज्यूरिख एक जगह है बाबू, जिसके तहत ज्यूरिख में बाबू ऑस्ट्रिया और इटली दोनों मिलकर के क्या करते हैं बाबू, एक समझौता करते हैं। उस समझौता के तहत एक हस्ताक्षर करते हैं। और हस्ताक्षर के अनुसार क्या होता है, तो हस्ताक्षर के अनुसार जो होता है बाबू, अंततः काबूर ने मध्य इटली की सभी रियासतों जैसे परमा, मोडेना, टस्कनी आदि को अपने में मिला लिया। यानी कि ज्यूरिख की संधि के तहत जब दोनों देश हस्ताक्षर किए, ऑस्ट्रिया और इटली, तो इटली के बाबू जो देखिए काउंट काबूर जो होता है, मध्य इटली की जो सभी रियासतें थी जैसे पार्मा, मोडेना, टस्कनी आदि को क्या किया, अपने में मिला लिया। इस प्रकार 1862 में, कब, 1862 तक दक्षिण इटली, रोम और वेनिस को छोड़कर सभी रियासतों का एकीकरण हो गया। 1862 आते आते बाबू दक्षिण इटली, रोम और वेनिस को छोड़ दिया जाए। ये तीनों क्या किया जाए, रियासतों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी रियासतों को 1862 आते आते काउंट काबूर ने क्या किया बाबू, अपने कूटनीतिज्ञ के तौर पे क्या किया बाबू, इटली का एकीकरण कर दिया। क्या कर दिया बाबू, इटली का एकीकरण कर दिया। आगे देखिए, आगे कह रहा है गैरीबाल्डी। आगे क्या कह रहा है दोस्त, गैरीबाल्डी देखिए, गैरीबाल्डी क्या कह रहा है, गैरीबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में निस में हुआ था। गैरीबाल्डी का जन्म जो होता है बाबू 1807 ईस्वी में, कब होता है, 1807 ईस्वी में। कहाँ होता है बाबू, निस में होता है। कहाँ होता है, निस कहाँ है बाबू, तो इटली में है। वे पेशे से नाविक थे। गैरीबाल्डी जो होता है बाबू पेशे से क्या होता है, नाविक होता है। क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीबाल्डी पेशे से बाबू ये वो नाविक था। और मेजनी के विचारों के समर्थक थे। गैरीबाल्डी जो थे बाबू किसके विचारों के समर्थक थे, तो मेजनी के विचारों के क्या थे बाबू, समर्थक थे। कौन, गैरीबाल्डी मेजनी के विचारों के समर्थक थे। आगे आइए, उन्होंने लाल कुर्ती नामक एक सेना का गठन किया। क्वेश्चन पूछता है कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था बाबू, तो गैरीबाल्डी के द्वारा। किसके द्वारा बाबू, गैरीबाल्डी के द्वारा। देखिए, जिसकी सहायता से उन्होंने दक्षिण इटली, सिसिली और नेपल्स को बुर्बो राजवंश से मुक्त कराया।
गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया और वो अपने सेना के दम पे क्या किया बाबू, जो दक्षिणी इटली का जो राजा था सिसरी और नेपल्स, उसको बाबू बुर्बो जो राजवंश था बाबू, उसे क्या किया, मुक्त कराया, आजाद कराया। आगे आइए। आगे कह रहा है कि गैरिबाल्डी ने बिना किसी संधि के दक्षिणी इटली के बीजी क्षेत्र को इतालवी शासक विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। यानी कि जो भी इटली का ही इटली के एक और राज्य था जिसका नाम था इतालवी। क्या नाम था बाबू, इतालवी था, जहां का शासक कौन था, विक्टर इमैनुअल था। विक्टर इमैनुअल को बाबू गैरिबाल्डी जब जितना अपना क्षेत्र दक्षिणी इटली का जो क्षेत्र जीता था, उस क्षेत्र को बिना किसी संधि के द्वारा क्या करता है, इतालवी शासक विक्टर इमैनुअल को क्या करता है बाबू, सौंप देता है। और गैरिबाल्डी क्या बाबू, गैरिबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम समर्पित कर दी। गैरिबाल्डी जो होता है बाबू, आप जो उसका जितना संपत्ति होता है, सारा संपत्ति को क्या करता है, देश के प्रति क्या करता है, अपने राष्ट्र को समर्पित कर देता है और एक साधारण किसान की तरह अपना जीवन जीने लगता है। क्या करता है, अपना साधारण किसान की तरह जीवन जीने लगता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि विक्टर इमैनुअल ने रोम को भी इटली में मिला लिया और उसे अपनी देश की राजधानी बनाया। विक्टर इमैनुअल क्या करता है बाबू, रोम को इटली में मिला लेता है और इटली में मिलाने के पश्चात क्या करता है, अपने देश की राजधानी क्या करता है, घोषित करता है। तो अब इटली की राजधानी कहाँ हो जाती है बाबू, इटली की राजधानी हो जाती है और रोम। क्या हो जाता है बाबू, रोम। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझसा हो वो तुझे जाने, तेरे किए को हमका देवे, भले बुरे का नाम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम में देखिए, तो क्या करता है बाबू, विक्टर इमैनुअल जब रोम को जीत लेता है तो अपना राजधानी कहाँ बनाता है, इटली की राजधानी कहाँ बनाता है, रोम बनाता है। तो इटली की राजधानी कहाँ है, रोम है। आगे देखिए, विक्टर इमैनुअल को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया। यानी कि जब पूरा इटली का एकीकरण हो गया तो विक्टर इमैनुअल क्या होता है बाबू, पूरे संयुक्त इटली का राजा घोषित होता है। क्या होता है, राजा घोषित होता है। और सार्डिनिया पीडमाउंट का नाम बदलकर इटली कर दिया गया। क्या कर दिया गया बाबू, सार्डिनिया पीडमाउंट जो था बाबू, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, इटली कर दिया गया। इस प्रकार 1871 में, कब, 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण पूरा हो गया। क्या हो गया, इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण क्या हो गया बाबू, पूरा हो गया। क्वेश्चन पूछता है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, तो कब हुआ बाबू, 1871 में। इटली का एकीकरण कब हुआ भाई, 1871 ईस्वी में। कब हुआ, 1871 ईस्वी में। अब आइए, एक मिनट, हाँ देखिए, इटली का एकीकरण जब हो गया तो बहुत सारा इंपोर्टेंट फैक्ट पे, इंपोर्टेंट फैक्ट क्या वो, इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, इंपोर्टेंट क्या है, फैक्ट है। इंपोर्टेंट फैक्ट है कि मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा, यानी कि मेजनी जो था बाबू, उसको इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है। और गैरिबाल्डी को तलवारबाज क्या कहा जाता है, तलवारबाज कहा जाता है। और काबूर को राजनीतिज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजनीतिज्ञ कहा जाता है। जब इटली का एकीकरण हो गया सर, तो इजली इटली के एकीकरण में मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, गैरिबाल्डी को तलवारबाज, जबकि काउंट काबूर को राजनीतिज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजनीतिज्ञ कहा जाता है। और इटली के एकीकरण के लिए, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू की थी। क्या थी, नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू की थी, इसलिए उन्हें इटली में राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है,
नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को सर्वप्रथम कौन शुरू करता है, नेपोलियन बोनापार्ट शुरू करता है, जिसके तहत उन्हें इटली में राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। वीडियो कैसा लगा, आज के वीडियो में हम पढ़े विक्टर इमैनुअल, काउंट काबूर और जर्मनी का एकीकरण। मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्त, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, लेके तब तक कि आप सभी को जय हिंद